हेलो एवरीवन, वेलकम टू दृष्टि जुडिशरी। आई एम निवेदिता राजे। आज के एपिसोड में हम डिस्कस करने वाले हैं आला रखा हबीब मेमन वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात। बहुत इंपॉर्टेंट केस है क्योंकि मेंस के बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स से रिलेट करता है। एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन एंड डिस्कवरी स्टेटमेंट, बोथ ऑफ विच आर इम्पोर्टेंट फॉर एवरी स्टेट्स जुडिशियल सर्विस एग्जाम, राइट। अब फैक्ट सिंपल है, केस अपने आप में ही सिंपल है। मोहम्मद सुहेल और मोहम्मद फारूक के बीच में वाटर सप्लाई से रिलेटेड कोई डिस्प्यूट हो गया, झगड़ा बढ़ गया और मोहम्मद फारूक ने अपने दोस्तों के साथ मिलके मोहम्मद सुहेल को मारने का प्लान बनाया। दोस्तों का नाम था अमीन एंड आला रखा हबीब मेमन। अब इन लोगों ने मारने का प्लान बनाया। फिर एक रात इन लोगों ने मोहम्मद सुहेल को घेर लिया, फिर उसे बीट किया, उसे फिजिकली टॉर्चर किया और फिर उसकी जान ही चली गई, उसको मार ही दिया। अब जो चार्जेस लगे वो 120 भी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के और मर्डर के लगे, राइट। लेकिन केस में कुछ इश्यूज थे, कुछ इनहेरेंट प्रॉब्लम्स थी। सबसे पहले तो जो कन्फेशन किया गया था वो मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफिसर के सामने किया गया था। अब मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफिसर के सामने जो कन्फेशन किया जाता है उसे एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन कहते हैं। क्या है ये? एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन आप सबको पता होगा, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा समझा देती हूँ। एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन एक ऐसा कन्फेशन है वेयर एन अक्यूज्ड accepts his involvement in a crime in front of a person who is not authorized to admit that confession. In simple words, जब एक अक्यूज्ड अपना क्राइम में इन्वॉल्वमेंट एक्सेप्ट करता है कि हाँ मैंने क्राइम किया, मैं उस क्राइम में शामिल था या इस तरह से शामिल था, लेकिन जिस व्यक्ति के सामने वो इस चीज़ को एक्सेप्ट करता है, इस चीज़ को का इकबाल जुर्म कहते हैं इसको हिंदी में, तो जिस के सामने इस चीज़ को वो एक्सेप्ट करता है, वो व्यक्ति उस एडमिशन के लिए, उस कन्फेशन को एडमिट करने के लिए लॉफुली ऑथराइज्ड नहीं होता। इफ यू confess in front of a judicial magistrate, only then the confession is deemed to be relevant, क्योंकि उसके अपने अलग प्रोसेसेस हैं। आपको पता ही है कि कन्फेशन भले ही जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के सामने किया हो, देयर इज अ प्रोसेस दैट नीड्स टू बी फॉलोड, है ना। अब वो हालांकि प्रोसेस जो है वो उस कन्फेशन को अगर नहीं फॉलो किया गया तो रेलेवेंट नहीं बनाता, बट दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी ऑल टुगेदर, नॉट रेलेवेंट टू आवर केस। तो केस में यही प्रॉब्लम थी कि अगर मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफिसर के सामने कन्फेशन किया गया है जो कि एक्स्ट्रा जुडिशियल है, तो क्या उसे प्रोसीडिंग्स में एडमिट किया जा सकता है? विल इट बी एडमिसिबल एज एविडेंस एंड व्हाट काइंड ऑफ एविडेंस वुड दैट बी, राइट। दूसरा, जो स्टेटमेंट दिए गए दे लेट टू अ सर्टेन डिस्कवरी, कुछ डिस्कवरी स्टेटमेंट्स भी दिए गए विच आर प्रोवाइडेड फॉर इन सेक्शन 27 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट। अब वो सेक्शन नंबर चेंज हो चुका है भारतीय साक्ष्य संहिता में, तो मेक श्योर दैट यू रिमेंबर द न्यू सेक्शन। मुझे पुराना ही याद है तो बार बार मेरे मुंह पर पुराना ही आ जाता है, बट आई विल ऑल्सो ट्राई टू मेमोराइज द न्यू कोड एनी हाउ। अब सेक्शन 27 या फिर डिस्कवरी स्टेटमेंट्स के प्रोविजन के अकॉर्डिंग ही मेड अ फ्यू स्टेटमेंट्स विच लेड टू डिस्कवरी ऑफ सम फैक्ट्स। लेकिन जो डिस्कवरी या जो स्टेटमेंट दिया गया था या जो जिस चीज़ का उसने खुलासा किया था, उसने कोई बहुत एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंस या कोई बहुत एक्सक्लूसिव फैक्ट को रिवील नहीं किया। उस स्टेटमेंट की वजह से पुलिस ने कुछ बहुत अनोखा फैक्ट डिस्कवर नहीं किया। द स्टेटमेंट which he made, which was deemed as a discovery statement, only disclosed the location of the crime, जहाँ पे मर्डर कमिट हुआ, और वो जगह पुलिस की नज़र में पहले ही आ चुकी थी। उन्होंने मर्डर या जिस एरिया में वारदात हुई उसे पहले ही ढूंढ लिया था। अब दूसरा क्वेश्चन यही आया है कि भाई कि वो जगह जो ऑलरेडी पुलिस ने ढूंढ ली है या वो जगह जो आसानी से मिल सकती है, एविडेंट है या पेरेंट इन्वेस्टिगेशन में सामने आ सकती है, क्या उसे भी डिस्कवरी स्टेटमेंट में शामिल किया जाएगा? और इसका जवाब था ना। दोनों ही का जवाब ना निकला। एक्स्ट्रा जुडिशियल स्टेटमेंट जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के अलावा किसी और के सामने गिल्ट को एक्सेप्ट किया जाने वाला स्टेटमेंट या किसी और के सामने गिल्ट का कन्फेशन
एक ऐसा व्यक्ति जो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट नहीं है, वो आपका दोस्त हो सकता है, वो पेरेंट हो सकता है, वो कोई रिलेटिव हो सकता है, वो कोई भी व्यक्ति हो सकता है, वो खुद आप भी हो सकता है, इट माइट बी यू, इट माइट बी योर सेल्फ। ठीक है, अपने आप से ही आप कन्फेस कर रहे हैं कि अरे मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, दैट इज ऑल्सो एन एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन। बट ऐसा नहीं है कि ये कन्फेशन एडमिसिबल है ही नहीं, या इररेलेवेंट है, जैसे पुलिस कन्फेशंस होते हैं, ये रेलेवेंट है, बट ये तभी रेलेवेंट है जब इसे एस्टैब्लिश करने के लिए इंडिपेंडेंट एविडेंसेस हों। ठीक है, जैसे ए ने बी से कहा कि यार मैंने ना उस घर में चोरी कर ली थी उस रात में, तो किसी को बोलना मत। ए ने बी से ये बात कही, ये एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन है, बी उसका दोस्त है। अब अगर बी एज विटनेस अपीयर करता है और कोर्ट में ये बात बोलता है कि इसने मेरे सामने एडमिट किया था कि इसने चोरी की, और प्रोसिक्यूशन के पास और भी एविडेंसेस हैं जो बी की बात को सही साबित करते हैं, जैसे कोई फुटेज जो उस जगह पे या चोरी वाली जगह पे ए के प्रेजेंस को स्टैब्लिश करती है, या ए के घर में जो सामान चोरी हुआ है वो मिल गया है, ये इंडिपेंडेंट एविडेंसेस हैं। अब ये इंडिपेंडेंट एविडेंसेस बी के स्टेटमेंट को सिग्निफिकेंट कर देंगे, उसके बात को सही साबित कर देंगे। अब इन सारे एविडेंसेस को कुल मिला के इनका एक जॉइंट एनालिसिस ए की गिल्ट को जस्टिफाई करेगा और सेंटेंसिंग को भी जस्टिफाई करेगा। तो एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन तभी एडमिसिबल होता है जब उसे एस्टैब्लिश करने के लिए, उसे फर्दर प्रूव करने के लिए कुछ इंडिपेंडेंट एविडेंसेस मौजूद हों, अदरवाइज वो एडमिसिबल नहीं माना जाता, क्योंकि उसमें बहुत सारी डिस्क्रिपेंसीज, बहुत सारे इंटरप्रिटेशंस के चांसेस रहते हैं। इट इज नॉट हेल्ड टू बी अ रिलायबल पीस ऑफ एविडेंस। ये है एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशंस का पोजीशन इन आवर लॉ, और नए लॉ में भी पोजीशन सेम ही है, चेंज नहीं हुआ। अब आ जाता है डिस्कवरी स्टेटमेंट। क्या है डिस्कवरी स्टेटमेंट? ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। आई विल ओनली टच द सरफेस ऑफ द कंसेप्ट। इसका डीप एनालिसिस आपको खुद करना पड़ेगा, या फिर आप फुल फ्लेजेड कोर्स क्लासेस अगर अटेंड कर रहे हैं तो आपको समझ आ ही गया होगा। तो पुलिस के सामने इफ अ पर्सन कन्फेसेस, वो कन्फेशन इररेलेवेंट है, लॉ मानता है कि वो एग्जिस्ट ही नहीं करता, पुलिस के सामने कहीं कोई भी बात मैटर नहीं करती, क्योंकि अगर पुलिस के सामने की गई या कही गई बात को एडमिसिबल बना दिया जाए, या उनके सामने कही गई कन्फेशन को एडमिसिबल बना दिया जाए, तो पुलिस उस कन्फेशन को एक्सटॉर्ट करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है, और वो नहीं अलाउ कर सकते। इट वुड बी एज इफ यू आर पनिशिंग एन इंडिविजुअल बिफोर हिज गिल्ट इज प्रूव्ड, right? And it completely disregards the foundation of our criminal law, right? And this is the reason why confessions in front of police are absolutely irrelevant, absolutely inadmissible. लेकिन अगर पुलिस के सामने कोई ऐसी बात कही गई है जिसकी वजह से कोई नया फैक्ट, कोई रेलेवेंट फैक्ट डिस्कवर होता है, जैसे ए कहता है कि ये मैंने क्राइम किया, उस क्राइम को करने के लिए मैंने बंदूक इस्तेमाल की, उस बंदूक को क्राइम करने के बाद मैंने वहां छुपा दिया, तो पुलिस के सामने ये मैंने क्राइम किया रेलेवेंट नहीं है। ये बिल्कुल आप मान के चलो कि पुलिस के कानों में ये बात पड़ी नहीं, ये मैटर नहीं करता, दिस इज एब्सोल्युटली इररेलेवेंट। लेकिन मैंने मर्डर वेपन को यूज करके छुपा दिया, ये स्टेटमेंट वैलिड है। अगर वो जिस जगह के बारे में खुलासा कर रहा है, वो एक ऐसा स्टेटमेंट बोल रहा है, एक ऐसा फैक्ट रिवील कर रहा है जो उसकी एक्सक्लूसिव नॉलेज में है, वो फैक्ट जो कि इन्वेस्टिगेशन में सामने नहीं आया, जो बहुत डीप इन्वेस्टिगेशन में सामने नहीं आ पाता, वो एक ऐसा फैक्ट है जो जब तक एक्यूज्ड एक्सेप्ट ना करे, जब तक एक्यूज्ड उसके बारे में बताए ना, तब तक उसका सामने आना मुश्किल है। जैसे उसने मर्डर वेपन को बताया कि मैंने वहां पे उस नदी के बगल में या उस नदी के पास पेड़ है, उसको डिग करके वहां पे मैंने उसको लाल कपड़े में बांध के दफना दिया। भाई पुलिस कहाँ, कितनी नदियों को, किसके दिमाग में आएगा कि मर्डर वेपन को छुपाने के लिए किसी नदी के पास गया होगा, वहां पे कोई पेड़ रहा होगा। अब वो तो जहां वारदात हुई है या जहां मर्डर हुआ है उसी एरिया को ढूंढेंगे, उससे आगे कहाँ बढ़ेंगे, राइट? तो ये फैक्ट इजीली डिस्कवरेबल नहीं है, ये इन्वेस्टिगेशन में इतनी इजीली सामने नहीं आ पाएगा जब तक कि उनको कोई एक्सक्लूसिवली इंफॉर्मेशन ना दे कि देखिए वहां जाके छुपा रखा है।
तो द फैक्ट दैट ही डिड द क्राइम इज इररेलेवेंट, क्योंकि उसने पुलिस के सामने कहा है, लेकिन उसने मर्डर करने के लिए किसी वेपन का इस्तेमाल किया है, वो वेपन उसने कहीं छुपाया है, और उसकी बात से पुलिस वहां जाती है, उस जगह को डिग करती है और वहां एक्चुअली वेपन मिल जाता है। अब ये नया फैक्ट डिस्कवर हो गया और ये केस में रेलेवेंट है। मर्डर वेपन या फिर वेपन यूज टू कमिट ऑफेंस एक पूरी ट्रांजैक्शन का बहुत रेलेवेंट फैक्ट है। ये फैक्ट एडमिसिबल है, ये एविडेंस की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। अब इस एविडेंस को अक्यूज से जोड़ना प्रोसिक्यूशन का काम है, ठीक है। तो मैंने किया मैटर नहीं करता, मैंने कैसे किया ये पुलिस के सामने बताया जा सकता है। पुलिस इस इंफॉर्मेशन को यूज कर सकती है, ऑन रिकॉर्ड इसे रिकॉर्ड कर सकती है, मतलब शो कर सकती है, रिकॉर्ड का पार्ट बना सकती है। इस तरह के स्टेटमेंट्स को डिस्कवरी स्टेटमेंट्स कहते हैं। इनके अपने कुछ एसेंशियल्स हैं। डिस्कवरी स्टेटमेंट या स्टेटमेंट कुछ ऐसा नहीं हो सकता जो एविडेंट इन्वेस्टिगेशन पे सामने आ जाए। जैसे मैंने गन फायर की और फिर मैं गन यूं ही फेंक के भाग गया, वहीं पे मैंने गन फेंक दी। अब वहीं पे अगर फेंकी है तो इन्वेस्टिगेशन में मिल ही जाएगी। ऐसी क्या खतरनाक बात है ये, है ना, कि भाई जहां मर्डर होता है या जहां पे भी क्राइम कमिट होता है उस जगह को इन्वेस्टिगेट किया जाता है टू लुक फॉर एविडेंसेस। अब उस जगह पे ही अगर वेपन को या किसी भी चीज को फेंक दिया है तो वो एविडेंस तो मिल ही जाएगा। तो इसमें डिस्कवरी क्या, इसमें सेक्शन 27 कैसे इन्वॉल्व हो रहा है? दिस इज नॉट something which can be called as a discovery evidence or a discovery statement, because the statement does not really lead or necessarily leads to a proper discovery. It leads to something which was already, you know, discovered or which was already in the information of police. अब इस केस में यही हुआ, उसने कहा कि मर्डर हमने वहां किया, एक्सेप्ट कर लिया उसने, लेकिन उसने जगह जो बताई कि मर्डर हमने वहां किया वो जगह पुलिस को पहले से पता थी। वारदात कहाँ हुई इसका उन्हें पहले ही अंदाजा था। तो इससे डिस्कवरी क्या हुई? सेक्शन 27 कैसे इन्वोक हुआ? नहीं हुआ। तो इसके स्टेटमेंट को डिस्कवरी स्टेटमेंट भी नहीं माना गया। मेरी बात समझ आई? तो प्रोसिक्यूशन जो था वो गिल्ट स्टैब्लिश नहीं कर पाया। इस केस में आला रखा हबीब को अक्विट कर दिया गया। क्यों अक्विट कर दिया गया? क्योंकि इनके खिलाफ जो एविडेंसेस थे, विटनेसेस अनरिलायबल थे। विटनेस ने पहले कहा, जो कि अमीन जो दोस्त था मोहम्मद फारूक का, उसका कजन था, ठीक है। उसका कहना था कि उसने क्राइम होते हुए देखा है। जब उसने क्राइम होते हुए देखा था, लेकिन उसने क्राइम का जो पूरा का पूरा बयान था, जो उसका स्टेटमेंट था, उसमें कॉन्ट्रडिक्शन थे। पुलिस के सामने उसने कहा कि उसने अमीन को नहीं देखा, और कोर्ट में उसने जाके कहा कि नहीं उसने अमीन को भी देखा। अब ये कॉन्ट्रडिक्शन हो गया। अक्यूज्ड कौन कहा, मतलब कौन प्रेजेंट था वारदात के वक्त, वही मेजर बेसिक स्टेटमेंट ही कॉन्ट्रडिक्ट कर गया, तो उसको अनरिलायबल विटनेस मान लिया गया, है ना। प्लस जो कन्फेशन आया था वो भी एक एक्स्ट्रा जुडिशियल नेचर का था, उसे एनीवे एडमिसिबल नहीं माना जा सकता था। डिमिनिस्टर कुमार या डिमिस्टर कुछ ऐसे ही नाम था उसका, मैं भूल रही हूँ। अब अगेन नेम इज नॉट important. There was a constable who was also held to be a witness because evidently he also witnessed it, but then he also did not make any substantial statements which could prove guilt of the accused. और इस वजह से accused को acquit कर दिया गया। प्रोसिक्यूशन को अपनी स्टोरी पूरी तरह से साबित करनी पड़ती है। हर स्टेटमेंट को, आई हैव सेड इट, मैंने जब मोटिव समझाया था अपने एक एपिसोड में, तो मैंने आपको बताया था कि जब चेन या ट्रांजैक्शन को एक्सप्लेन किया जाता है तो उसमें बहुत सारे इवेंट्स होते हैं जिनको प्रूव करने के लिए आपको एविडेंसेस देने पड़ते हैं। अगर उनमें से एक इवेंट भी प्रूव नहीं होता तो पूरी चेन डिस्टर्ब हो जाती है और गिल्ट तक पहुंचना मुश्किल हो जाता है ना। आपको सारे रास्ते खोलने पड़ेंगे। अगर एक भी रास्ता खुला नहीं मिला तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे, और क्रिमिनल केस कुछ ऐसे ही चलता है, ठीक है। फैक्ट्स यही है, मैंने आपको समझा दिया कि डिस्प्यूट था वाटर सप्लाई से रिलेटेड। आला राखा हबीब मेमन जहाँ पे रहते थे, डिस्प्यूट एस्केलेट हो गया, ऑल्टरकेशन में बदल गया, और फिर शार्प एजेड वेपन से फेटल इंजरीज दी गई और मोहम्मद सुहेल को मार दिया गया। ट्रायल ने कन्विक्ट कर दिया अक्यूज्ड को अंडर सेक्शन 302 एंड 120B क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी एंड मर्डर। कन्विक्शन को गुजरात हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच ने अपहोल्ड कर दिया, और फिर सुप्रीम कोर्ट में इस कन्विक्शन को चैलेंज किया गया, और सुप्रीम कोर्ट ने
ओवररूल कर दिया केस को और अक्यूज्ड को अक्विट कर दिया। इश्यूज वही थे, वेदर अक्यूज्ड कुड बी कन्विक्टेड अंडर दी सेक्शन बेस्ड ऑन दी एविडेंस प्रेजेंट, जिसमें एक कन्फेशन था जो मेडिकल ऑफिसर के सामने दिया गया था, और वो डिस्क्लोजर स्टेटमेंट जिसने मर्डर सीन की को डिस्क्लोज किया था, समथिंग विच वाज ऑलरेडी नोन टू पुलिस। Whether the identification of the place of incident which was already known could be considered admissible evidence under section 27, right? section 302 मर्डर से डील करता है, 120B क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का पनिशमेंट है, सेक्शन 27 इंडियन एविडेंस डिस्कवरी स्टेटमेंट की एडमिसिबिलिटी को क्लैरिफाई करता है, सेक्शन 26 प्रोवाइड्स दैट अ कन्फेशन मेड बाय एन अक्यूज्ड व्हाइल इन द कस्टडी इज नॉट एडमिसिबल अनलेस मेड इन द इमीडिएट प्रेजेंस ऑफ अ मैजिस्ट्रेट। ठीक है, कोर्ट के ऑब्जर्वेशन, कन्फेशन मेडिकल ऑफिसर का एक्स्ट्रा जुडिशियल है, इनएडमिसिबल है क्योंकि वो पुलिस कस्टडी में दिया गया है और मैजिस्ट्रेट के सामने नहीं दिया गया है, इसलिए एडमिसिबल नहीं। डिस्क्लोजर स्टेटमेंट में किसी ऐसे फैक्ट की डिस्कवरी नहीं हुई जो इन्वेस्टिगेटर्स के लिए नया था, दे ओनली फाउंड अबाउट समथिंग विच दे ऑलरेडी हैड एन आइडिया अबाउट, इसीलिए वो स्टेटमेंट सेक्शन 27 में भी एडमिसिबल नहीं माना गया। इनकंसिस्टेंसीज, कोर्ट ने पॉइंट किया कि विटनेस के स्टेटमेंट्स में इनकंसिस्टेंसीज हैं जिसकी वजह से प्रोसिक्यूशन की स्टोरी और भी वीक हो जाती है और इस वजह से अक्यूज की गिल्ट बियॉन्ड रीजनेबल डाउट प्रूव नहीं हो पाई और उसे अक्विट कर दिया गया। केस अच्छा है, सिंपल है और बहुत ही अच्छे से इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, है ना। डिस्कवरी स्टेटमेंट से रिलेटेड कुछ बहुत बड़े बड़े लैंडमार्क हैं, उनके साथ वो तो हर कोई मेंशन करेगा, पुल्लुकरी कोटैया वगैरह केसेस, एवरीबडी वुड बी राइटिंग the case in their answers, but if you write an additional latest 2024 25 judgment, then it it creates a difference, it shows your extra effort and that extra effort gives you extra marks. हर कोई, everybody would be mentioning पुल्लुकरी कोटैया case, but you would stand out, you would mention something which is absolutely recent, right? section 27 के जो एसेंशियल्स हैं वो हमें पता ही है, आई एम नॉट गोइंग इनटू द डिटेल। एसेंशियल्स पुल्लुकरी कोटैया वर्सेस एम्परर में दिए हुए थे। इफ यू आर राइटिंग एन आंसर ओवर सेक्शन 27, ये केस तो मेंशन करना ही होता है, तो लैंडमार्क तो आपको मेंशन करना ही पड़ता है, लेकिन लैंडमार्क को हर कोई मेंशन करता है, एवरीबडी राइट्स द सेम आंसर, द सेम लैंडमार्क्स, द सेम अथॉरिटी, सेम जजमेंट्स, राइट। सो थ्रू दिस सीरीज आई एम ट्राइंग टू इंट्रोड्यूस you to some new cases which are as good as landmarks because they reiterate the same thing, ठीक है, लैंडमार्क की ही बात कर रहे हैं, बट वो आपके एक्स्ट्रा, मतलब आपने थोड़ा और अलग जाके मेहनत की है, आपने वही लिखी कही बात को वही तोते की तरह दोहरा नहीं दिया जो किताबों में लिखी है, जो ऑथर ने लिखी, नहीं, आप थोड़ा आगे बढ़े, आपने और पर्सनल रिसर्च किया। लैंडमार्क भी तो ओवररूल हो जाते हैं, तो क्या पता ओवररूल हो जाए। द फैक्ट दैट यू रिमेन्ड अवेयर, at the fact that you were open to a possibility of a landmark being overruled, which is quite possible, ये होता है। अभी recently बहुत सारे landmarks को constitutional benches ने overrule कर दिया, आपको पता होना चाहिए कि वो कौन से landmarks हैं, इसीलिए नए cases के साथ familiarity जरूरी है। okay? Inadmissibility due to prior knowledge, Jafar Hussain Dastagir versus State of Maharashtra, custody under section 27, Perumal versus State Rep by the Inspector of Police 2023 का केस है, आप चाहे तो पढ़ सकते हैं। Sole basis of conviction, Manoj Kumar Soni versus State of Andhra Pradesh, disclosure statement significantly contribute कर सकता है conviction की तरफ, लेकिन sole basis नहीं हो सकता, right? प्रैक्टिस कर लेते हैं क्वेश्चंस को। विच सेक्शन ऑफ द इंडियन पीनल कोड डील्स विद पनिशमेंट फॉर मर्डर, दिस इज समथिंग दैट यू शुड नो, नॉट एग्जैक्टली दिस, आईपीसी का सेक्शन अब मैटर नहीं करता, बीएनएस का कौन सा सेक्शन है जिसमें मर्डर डिफाइंड है और पीनलाइज्ड है, ये आपको पता होना चाहिए। व्हाट डज सेक्शन 120B ऑफ इंडियन पीनल कोड परटेन्स टू, अगेन क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी भारतीय न्याय संहिता में कहाँ दे रखे है, ये आपको पता होना चाहिए। डू मेंशन द सेक्शंस इन द कमेंट्स बिलो। Under which section of the Indian Evidence Act is a confession made in police custody admissible only if made in the presence of a magistrate? The section has obviously changed, आपको नंबर पता होना चाहिए, this is important, ये prelims के लिए important है, इसलिए मैं आपसे कह रही हूँ कि नंबर एक बार सेक्शन का याद कर लीजिए।
मेंस के क्वेश्चंस, डिस्कस द एसेंशियल्स फॉर अ वैलिड डिस्कवरी अंडर सेक्शन 27 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट. हाउ डज प्रायर नॉलेज ऑफ द पुलिस इम्पैक्ट एडमिसिबिलिटी? Examine the legal implications of confessions made in police custody under section 26 of the Indian Evidence Act. ये दृष्टि के अपने क्वेश्चंस हैं, लेकिन अच्छे क्वेश्चंस हैं. अगर आपके पास और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं जो कि होंगे ही, डिस्कवरी स्टेटमेंट से रिलेटेड, कन्विक्शन के पैरामीटर से रिलेटेड, एक्स्ट्रा जुडिशियल या टाइप्स ऑफ कन्फेशन से रिलेटेड, उनमें इस केस को आप बहुत ब्यूटीफुली इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं. तो ज़रूर करिए, और जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, उस आंसर को चेक ज़रूर करवा लीजिए. राइट, तो आज के लिए इतना ही. अगले एपिसोड में मिलेंगे इसी तरह के एक इंटरेस्टिंग केस के साथ. तब तक आप सब अपना ख्याल रखें. थैंक यू सो मच. बाय बाय.